हेलो बच्चों, स्काई फार्मा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एचएपी सेम वन यूनिट वन का सेल डिवीजन। इंट्रोडक्शन। ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर cell content and eventually divides into the two daughter cell is termed as the cell cycle। जब भी एक सीक्वेंस के अंदर इवेंट्स परफॉर्म होते हैं और सेल अपने आप को डुप्लीकेट करता है, बनाता है, तो वो अपने जीनोम को सिंथेसाइज करता है एंड अदर सेल कंटेंट की मदद से उसको ही वो बाद में डॉटर सेल में डिवाइड अपने मतलब जो जीनोम को डुप्लीकेट करने के बाद वो अपने आप को दो डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। इस प्रोसेस को ही सेल साइकिल और सेल डिवीजन कहा जाता है। इट अकर्स इन ए कोऑर्डिनेट मैनर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये सब कुछ एक कोऑर्डिनेट मैनर में परफॉर्म होता है और जीन्स के कंट्रोल में होता है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन। ए टिपिकल यूकारियोटिक सोमेटिक सेल हैज टू मेन स्टेजेस। किसी भी टिपिकल यूकारियोटिक सेल में दो मेन स्टेजेस होती है। एक लॉन्ग अनडिवाइडेड स्टेज इंटरफेस। पहली स्टेज में तो कोई डिवीजन नहीं होता, उसको इंटरफेस कहा जाता है और उसका स्पैन भी ज़्यादा होता है। और ए शॉर्टर न्यूक्लियस डिवाइडिंग स्टेज माइटोटिक फेज, एम फेज। और दूसरी में डिवीजन होता है, माइटोटिक फेज कहा जाता है, एम फेज कहा जा सकता है। दीज टू आर फॉलोड बाय द स्टिल शॉर्ट फेजेस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस। और ये दोनों ही साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन से मतलब सेल डिवीजन इन दोनों को ही फॉलो करता है। इंटरफेस इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज एंड इज अ पीरियड ऑफ इंटेंस सिंथेसिस एंड द ग्रोथ। जो इंटरफेस होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है जिसके अंदर इंटेंस ग्रोथ होती है सेल के इनर पार्ट्स की, मतलब जैसे कि सेल ऑर्गेनेलीज की, और जो भी जेनेटिक मटेरियल सब कुछ सिंथेसाइज इसी फेज में होता है। दिस फेज इज डिवाइड इनटू थ्री पीरियड। ये जो फेज होता है तीन पीरियड में डिवाइड होता है। फर्स्ट गैप फेज जिसको G1 फेज कहा जाता है, सेकंड सिंथेसिस फेज जिसको S फेज कहा जाता है, थर्ड ग्रोथ फेज जिसको G2 फेज कहा जाता है। एम फेज में अकर बाय द माइटोसिस और म्यूसिस। जो एम फेज होता है वो माइटोसिस और म्यूसिस से होता है और इट इज सेपरेटेड द प्रोडक्ट्स एंड क्रोमोसोम रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द सेम टू डॉटर सेल्स। जो एम फेज होता है वो अकर होता है, मतलब एम फेज में क्या क्या होता है, माइटोसिस और म्यूसिस, ये दोनों चीजें होती हैं। It separates the product chromosome replication and distribute the same to the daughter cell। और ये दोनों क्रोमोसोम को सेपरेट करता है और दो डॉटर सेल में उन क्रोमोसोम को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है। माइटोसिस माइटोसिस पहला माइटोसिस अंडरगो द अंडर सॉरी माइटोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सेल्स, देयरफॉर कॉल्ड द सोमेटिक सेल डिवीजन। जब बॉडी सेल की फॉर्मेशन होती है तब माइटोसिस अकर होता है, उसको ही सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है। एज द डॉटर सेल रिजेंबर देयर मदर सेल जेनेटिकली। जब भी कोई डॉटर सेल अपनी पेरेंट सेल से रिजेंबली मतलब रिजेंबल करे कोई भी डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल से, इट इज आल्सो कॉल्ड डुप्लीकेट डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन। उस टाइप के डिवीजन को डुप्लीकेट डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। माइटोसिस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विच with identical genetic complements and help to restore the nucleocytoplasmic ratio। माइटोसिस के बाद जो डॉटर सेल फॉर्म होती है वो उनका मतलब रेशो होता है, जो आप अपना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक वो भी सेम होता है पेरेंट सेल जैसा, और उनका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट भी लगभग सेम होता है अपने पेरेंट सेल के जैसा। इट इज आल्सो, और ये जो भी होती है डिप्लॉयड होती है, जो अपनी डॉटर सेल बनती है माइटोसिस डिवीजन में वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। इट आल्सो रिप्लेस ओल्ड सेल एंड हेल्प टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल विद इन द ऑर्गेनिज्म। ये ओल्ड सेल को भी रिप्लेस कर देते हैं और नंबर ऑफ सेल विद इन द ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो जाते हैं इसके कारण। यानी कि जो हमारा माइटोसिस होता है उसकी मदद से जो पुरानी सेल जो खराब हो चुके हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, हट जाएंगे, और जिस वो हटेंगे और साथ साथ जो दो डॉटर सेल बने जिसके कारण जो सेल का नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस में क्या क्या फेजेस होते हैं। पहला इंटरफेज। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड द पीरियड बिफोर द सेल डिवीजन। जो इंटरफेज होता है वो फर्स्ट फेज होता है सेल साइकिल का और सेल डिवीजन से पहले का पीरियड होता है। ड्यूरिंग दिस फेज द सेल मैच्योर कॉपीज इट्स डीएनए एंड प्रिपेयर टू डिवाइड। जो इस फेज के अंदर जो सेल है वो
अपने डीएनए को प्रिपेयर करता है और मतलब सेल को मैच्योर करता है, अपने डीएनए को कॉपी करता है और प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए सेल को। प्रोफेज में क्या होता है, द क्रोमेटिन कंडेंस, जो क्रोमेटिन होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, द स्पिंडल फाइबर फॉर्म एट ईच साइड ऑफ द सेल, और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो दोनों साइड सेल के बनने लग जाते हैं, एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक अपार्ट, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है। मेटाफेज में क्या होता है, द क्रोमोसोम लाइन अप अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल, जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेंटर में एक लाइन की फॉर्म में लग जाते हैं, एंड द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द ईच क्रोमोसोम एट द सेंट्रोसोम्स, जो सेंट्रोमियर, जो इसके लाइन में लगने के बाद सारे क्रोमोसोम के जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो सेंट्रोमियर, जो क्रोमोसोम का मिडल पार्ट होता है वहां से कनेक्ट हो जाते हैं। बेस्ट फेज टू काउंट एंड स्टडी द नंबर एंड मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, जो ये मेटाफेज होता है ये बेस्ट फेज होता है जो कि सेल की काउंट मतलब सेल के नंबर और उनको स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज होता है मेटाफेज। एनाफेज में क्या होता है, द स्पिंडल फाइबर स्प्लिट्स द सेंट्रोमियर एंड द क्रोमेटिड्स मूव टू द अपोजिट साइड ऑफ द सेल, जो इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दो क्रोमेटिड्स में डिवाइड कर देते हैं जो कि अपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। टीलोफेज, द क्रोमोसोम लूजन ऑन ईच साइड एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिन टू फॉर्म अलोंग अराउंड द क्रोमेटिन स्टैंडर्ड ऑफ द डीएनए, जो दोनों पोल पे क्रोमेटिन चले जाते हैं छोटे छोटे, उसके बाद जो सेंटर होता है सेल का वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है जो कि अलग अलग मतलब दोनों क्रोमेटिन को सेपरेट कर देती है टीलोफेज के अंदर। अब होता है साइटोकाइनेसिस, लास्ट स्टेज होती है ये सेल डिवीजन की। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सेल मेम्ब्रेन पिंचेस इन और द सेल प्लेट इज फॉर्म। देखो एनिमल में होगा तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाएगी, और जो प्लांट में होगा तो ये एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन करेगी मिडल में, वो अपने आप बनने लग जाती है सेल प्लेट, बीच में छोटे छोटे पार्टिकल्स आते जाएंगे और एक प्लेट सी बन जाएगी सेल के बीच में। इनटू टू सेपरेट डॉटर सेल, दोनों का काम क्या होता है एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी कि दो डॉटर सेल में सेल को डिवाइड करना। ईच डॉटर सेल गेट हाफ ऑफ द सेल ऑर्गेनली एंड एन आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और हर एक डॉटर सेल आइडेंटिकल क्रोमोसोम को पाते हैं, और हाफ पार्ट होता है किसी भी सेल ऑर्गेनेल, मतलब हाफ सेल ऑर्गेनेली को पाती है एक डॉटर सेल, और जितने भी क्रोमोसोम होता है उसके अंदर वो 2n का होता है, दोनों के अंदर 2n है, वो ये डिप्लॉइड सेल होती है दोनों, तो ये रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है इसी के कारण। मियोसिस क्या होता है, एक रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसके अंदर लास्ट में जो सेल होगी वो हैप्लॉइड फॉर्म होगी। मियोसिस इज स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ व्हिच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड डॉटर सेल। जो मियोसिस होता है स्पेशलाइज होता है, मतलब स्पेशल काइंड ऑफ द सेल डिवीजन होता है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, जिसके कारण जो हैप्लॉइड डॉटर सेल है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इट एंश्योर the production of haploid phases in the life cycle of sexually reproducing organism, जो ये इंश्योर करता है ये मियोसिस डिवीजन की लाइफ साइकिल के अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड फेजेस भी आए। वेयर एज द फर्टिलाइजेशन रिप्रोड्यूस द डिप्लॉइड फेज, पर जब मेल और फीमेल से दो हैप्लॉइड सेल आएंगे दोनों फ्यूज होंगे तो वो डिप्लॉइड सेल में फॉर्म हो जाएंगे, जिसके कारण आपके डिप्लॉइड फेज वापस आ जाएगा। म्यूसिस involves two sequential cycles of the nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2। meiosis के अंदर दो sequential cycle होती है जिसको meiosis 1 और meiosis 2 के से डिनोट किया जाता है, but only a single cycle of DNA replication। पर इनमें सिर्फ एक बार ही डीएनए रेप्लिकेट होगा, सिंगल बार ही डीएनए रेप्लिकेट होगा। इसके अंदर मियोसिस इट इंक्लूड टू सेट ऑफ द डिवीजन। मियोसिस को मैंने बताया था दो सेट ऑफ डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। फिर मियोसिस 2 में ये सेम चीज होती है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। मियोसिस 1 में पढ़ेंगे आल्सो कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन और द हेटेरोटाइपिक, यही एक रिडक्शनल डिवीजन होता है हेटेरोटाइपिक डिवीजन, बिकॉज इट ब्रिंग अबाउट हाउ द चेंज फ्रॉम डिप्लॉइड टू द हैप्लॉइड स्टेट। इसी में ही डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्टेज में क्रोमोसोम चेंज होते हैं। सब डिवाइडेड इनटू द 4 फेजेस, ये 4 फेजेस में डिवाइड होता है।
पहला होता है इसका 4 फेजेस में, जो सबसे पहला फेज होता है इसका प्रोफेज होता है, वो लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स फेज होता है, डिवाइड इनटू 5 स्टेजेस। जो प्रोफेज होता है वो खुद ही 5 स्टेज में डिवाइड होता है। इसकी 5 स्टेज कुछ इस प्रकार है: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये सारी 5 स्टेज है इसके अंदर। प्रोफेज वन के अंदर, मेयोसिस वन के, प्रोफेज वन के अंदर ये 5 स्टेज आती है। लेप्टोटीन, बीडेड लॉन्ग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम शो अ बॉकेट अरेंजमेंट। इसके अंदर बीडेड और लॉन्ग क्रोमोसोम होते हैं, और जो क्रोमोसोम होते हैं वो बॉकेट अरेंजमेंट शो करते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर और थिक। जो क्रोमोसोम होते हैं वो शॉर्ट मतलब फोल्ड होकर शॉर्ट और थिक हो जाते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्म हो जाते हैं, और साइनेप्सिस अकर हो जाता है। पैकाइटीन में क्या होता है, लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। टेट्राड क्लियरली अपीयर एज ए स्पाइरली अरेंज क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर। जो टेट्राड होते हैं वो क्लियरली अपीयर हो जाते हैं, और होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें दिखते हैं इसके अंदर। द क्रॉसिंग ओवर अकर, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी टेक प्लेस करती है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसी के अंदर ही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। डिप्लोटीन क्या होता है, बाइवेलेंट रिपेल ईच अदर। जो बाइवेलेंट या फिर टेट्राड मतलब जो बाइवेलेंट या फिर टेट्राड होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और सियाजमेटा पॉइंट स्ट्रॉन्गली अपीयर, और यहाँ पे सियाजमेटा पॉइंट स्ट्रॉन्गली अपीयर हो जाता है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन अगर हो जाती है, सियाजमेटा टूट जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू द पोल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है, जो सेंट्रियोल होते हैं वो पोल पे चले जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर बिंग टू फॉर्म, और स्पिंडल फाइबर बनने लग जाते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ये सब कुछ इसके अंदर शो कर रखा है कि कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है। साइनेप्सिस प्रोफेज, प्रोफेज का एंड कैसे होता है, साइनेप्सिस का एंड कैसे होता है, क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, फिर यहाँ पे सियाजमेटा विजिबल कैसे होगा जब दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और फिर जब ये दोनों एक दूसरे से हट जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाएगा और एक दूसरे से हट जाएंगे, तो ये लास्ट फेज होगा इसका, डायकाइनेसिस। अब आएगा मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर। सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे लग जाएंगे। मैक्सिमम कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम, इस समय मैक्सिमम कंडेंस फॉर्म में होंगे क्रोमोसोम। एनाफेज फर्स्ट में मूवमेंट ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम विदाउट सेंट्रोमियर ब्रेकेज एंड न्यूक्लियाई फॉर्म। क्योंकि इस समय कोई भी न्यूक्लियर या सेंट्रोमियर का ब्रेकेज नहीं होगा, सिर्फ दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि रिकॉम्बिनेंट फॉर्म कर रहे थे वो ब्रेक होंगे, क्रोमोसोम एलोंगेट होंगे। फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल, इसके अंदर 2 हैप्लॉइड सेल की फॉर्मेशन होगी। दिखा रखा है इसके अंदर कैसे, इसके अंदर दिखा रखा है कि कैसे क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जो हैप्लॉइड सेल होगी वो लास्ट में फॉर्म हो जाएगी। मियोसिस सेकंड में क्या होगा, आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, इसको ही इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। होमोटाइपिक डिवीजन और मेन टाइप ऑफ हैप्लॉइड डिवीजन, इसको ही होमोटाइपिक और मेन टाइप ऑफ हैप्लॉइड डिवीजन कहा जाता है। विच मेंटेन द हैप्लॉइड नंबर, मतलब ये मेंटेन करके रखता है, सॉरी मेंटेन करके रखता है हैप्लॉइड नंबर को। सब डिवाइडेड इनटू दी 4 फेजेस, ये 4 फेजेस में सब डिवाइडेड होता है। पहला फेज होता है इसका प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएट इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो साइटोकाइनेसिस के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड। इससे पहले ही क्रोमोसोम फुल्ली एलोंगेटेड होते हैं। इट रिजेंबल ए नॉर्मल माइटोसिस, ये नॉर्मल माइटोसिस को रिजेंबल करता है। सिर्फ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय एंड ऑफ द प्रोफेज सेकंड। जो इसके अंदर भी क्या होता है, सेम टू सेम अपना माइटोसिस होता है उसको ही रिजेंबल करता है। इसमें भी वो डिसअपियर हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर उसके बाद क्रोमोसोम अगेन बिकम अपार्ट, और इसे इसमें भी उसी की तरह सेम क्रोमोसोम अपार्ट एक दूसरे से दूर दूर जाने लग जाते हैं। मेटाफेज सेकंड में भी सेम वही बात होगी। द क्रोमोसोम अलोंग एट इक्वेटर और द माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर पे अटैच होगी, और काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिन पे अटैच हो जाएगी जाके। एनाफेज में विंग्स टू साइमल्टेनियसली स्प्लिट, क्रोमोसोम्स साइमल्टेनियसली स्प्लिट हो जाएंगे, अलोइंग देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। इसके अंदर सारे क्रोमोसोम दूसरे दूसरे पोल पे चले जाएंगे। एंड टीलोफेज सेकंड के अंदर क्या होगा, इट इज द लास्ट स्टेज, ये लास्ट स्टेज होगी जिसके अंदर दो ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन एलोंग एनक्लोज इन न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अंदर लास्ट के अंदर दो ग्रुप हो गए क्रोमोसोम के, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, वो एक एनवेलप के अंदर बंद हो जाएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेज में हमारा 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन जाएंगी यहाँ पे, मतलब 2 से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, दो इससे दो उससे, तो टोटल 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। सेल जंक्शन पढ़ेंगे अब हम। इंट्रोडक्शन। Cell junction is a connection between the neighboring cells or the contact between the cell and extracellular matrix। जो सेल जंक्शन क्या होता है, वो
कनेक्शन होता है नेबरिंग सेल्स का, और द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कनेक्शन होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन जंक्शन, इसी को ही मेम्ब्रेन जंक्शन कहा जाता है। क्लासिफाई थ्री टाइप, ये तीन तरीके का होता है, अकरिंग जंक्शन, कम्युनिकेटिंग जंक्शन और एंकरिंग जंक्शन। ये तीन तरीके का सेल जंक्शन होता है। अकरिंग जंक्शन में क्या होता है, दी सेल जंक्शन विच प्रिवेंट्स द इंटरसेलुलर एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस, जिस सेल जंक्शन में इंटरसेलुलर एक्सचेंज रुक जाए सब्सटेंस का, एंड आर कॉल्ड अकरिंग जंक्शन, इसी को ही अकरिंग जंक्शन कहा जाता है। These junction prevent the movement of ions and molecule from one cell to the another cell, इसी जंक्शन के अंदर आयंस और मॉलिक्यूल की मूवमेंट प्रिवेंट होती है एक सेल से, मतलब यही जंक्शन प्रिवेंट करता है मूवमेंट आयंस और मॉलिक्यूल का एक सेल से दूसरे सेल के अंदर। टाइट जंक्शन बिलोंग टू दिस कैटेगरी, और जो टाइट जंक्शन होता है वो अकरिंग जंक्शन से ही बिलोंग करता है। कम्युनिकेटिंग जंक्शन में क्या होता है, सेल जंक्शन विच परमिट्स द इंटरसेलुलर एक्सचेंज ऑफ द सब्सटेंस, जिस सेल जंक्शन में इंटरसेलुलर एक्सचेंज होगा सब्सटेंस का, उसको ही कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहेंगे, जिसमें कम्युनिकेशन होगा सेल का एक दूसरे के साथ। दीज जंक्शन परमिट्स द मूवमेंट ऑफ द आयन एंड मॉलिक्यूल फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल, इन इन जंक्शन के अंदर सेल के मूवमेंट होती है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर आयंस और मॉलिक्यूल्स की। गैप जंक्शन और केमिकल साइनेप्स आर दी कम्युनिकेटिंग जंक्शन, जो गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है नव सेल के अंदर, मतलब जो भी सेल्स होती हैं उनके अंदर गैप जंक्शन, और जो केमिकल साइनेप जो हमारा नव सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ये सब कुछ कम्युनिकेटिंग जंक्शन के ही एग्जांपल है। एंकरिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन क्या होता है, एंकरिंग जंक्शन आर दी जंक्शन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल बाय एक्टिंग लाइक मैकेनिकल अटैचमेंट, जो एंकरिंग जंक्शन होता है वो सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, जो कि मैकेनिकल अटैचमेंट की तरह जुड़ा रहता है सेल से। दिस जंक्शन प्रोवाइड द फर्म स्ट्रक्चर अटैच बिटवीन द टू सेल, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है दो सेल को जोड़ता है, बिटवीन ए सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और एक सेल को बाहर वाली मैट्रिक्स से भी जोड़ देता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द टिश्यू, जो कि स्ट्रक्चर टिश्यू की इंटीग्रिटी, टिश्यू को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है ये आपका एंकरिंग जंक्शन। और हर्ट मसल्स ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन कंटेन दिस टाइप ऑफ द टिश्यू, और हर्ट मसल और एपिडर्मिस स्किन का ऊपरी पार्ट इसी टाइप ऑफ से टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। समरी जंक्शन टी टाइप, पहला है टाइट जंक्शन। प्रोटीन इन्वॉल्व, इसमें प्रोटीन क्या क्या इन्वॉल्व होती है, ओक्लूडिन और क्लाउडिन, जेम्स, काइंगुलिन और दी सिम्प्लैंकिन, ये सारी प्रोटीन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू दी टिश्यू, ये टिश्यू को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट सेलेक्टिव परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है टिश्यू से। फेंसिंग फंक्शन, इसका फेंसिंग में भी फंक्शन होता है सेल को फेंस करने के लिए। और मेंटेनेंस ऑफ द सेल पोलरिटी, सेल की पोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को। और फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, और ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर को फॉर्म करने के लिए। एग्जांपल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड द रीनल ट्यूबुल, एंडोथेलियम वॉल इन द कैपिलरी वॉल ऑफ द कोरोइड प्लेक्सस, ये सारी जो वॉल्स प्रेजेंट होती है, एक तो इंटेस्टाइन में और एक आपकी कैपिलरी वॉल कोरोइड प्लेक्सस में, और रीनल ट्यूबुल्स के बाहर जो वॉल प्रेजेंट होती है कैपिलरीज की, ये सब कुछ एग्जाम्पल है इसी का ही टाइट जंक्शन का। अब है गैप जंक्शन, गैप जंक्शन कोनेक्सेस कनेक्शंस कहा जाता है। अलो द पैसेज ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल की मूवमेंट में हेल्प करता है। आयंस और केमिकल मैसेंजर होते हैं इसके अंदर। प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। दी एपिथेलियम लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, और हार्ट और इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है। एडहेरिंग जंक्शन में क्या होता है, कैडहेरिंस प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स और सेल टू सेल अटैचमेंट कराता है एपिथेलियल लाइनिंग पे, और हार्ट और इंटेस्टाइन की एपिथेलियल लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है। फोकल एडेशन क्या होता है, इंटेग्रिन्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है सेल अटैचमेंट में। फोकल एडहेशन के अंदर जो सेल अटैचमेंट होती है बेसल लेमिना से, बेस से अटैच होते हैं सेल, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से भी सेल अटैच होते हैं। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, फोकल एडहेशन का एपिथेलियल लाइनिंग इसका एग्जाम्पल है। डेस्मोसोम कैडहेरिन से बने होते हैं, सेल टू सेल अटैच करते हैं एक सेल को दूसरे सेल से, और एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन को बनाते हैं। ये डेस्मोसोम आपके पेपर में आएगा, आप लिख के ले लो, डेस्मोसोम या हेमिडेस्मोसोम आपके पेपर में आएंगे।
तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। और हेमिडेस्मोसोम इंटरग्रीन प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। सेल को अटैच करते हैं बेस लैमिना से और एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से, और ये एपिथेलियल लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सेल कम्युनिकेशन का जनरल प्रिंसिपल क्या होता है? इंट्रोडक्शन। सेल सिग्नलिंग, cell signaling or cell transaction, it is the ability of the cell to respond to the stimuli from their environment। सेल की स्टिमुलाई या फिर सेल का कोई भी रिस्पॉन्स इन्वायरमेंट के लिए, वो ही मतलब सेल सिग्नलिंग ही एक एबिलिटी होती है सेल की जो कि रिस्पॉन्स करती है स्टिमुलाई के खिलाफ जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है। एग्जांपल वाउंड हीलिंग आफ्टर द इंजरी होने के बाद जो वाउंड्स घाव भर जाते हैं, यही एक एग्जांपल है आपका सेल सिग्नलिंग का। एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन एंड द चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन ड्यूरिंग द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज। अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज में बॉडी के अंदर जीन का एक्सप्रेशन चेंज करना और सेल के द्वारा और पैथोजन के खिलाफ लड़ाई करना बॉडी के अंदर, और अलग अलग इम्यून को इंजरी को रिकवरी करना, इंजरी से बॉडी की रिकवरी करना, यही सिग्नलिंग होती है। और सेल की सिग्नलिंग से ही हम ठीक रह पाते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल इज कॉल्ड द इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग कहा जाता है। और एक सेल के अंदर ही सिग्नलिंग हो रही है, सेल के अंदर खुद, तो उसको इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल कम्युनिकेशन, सेल्स कम्युनिकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान बॉडी डेवलप होती है जब सेल डिफरेंशिएट टू एडॉप्ट द स्पेशलाइज रोल। जो सेल डिफरेंशिएट करते हैं वो एक स्पेशलाइज रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर। इट हेल्प टू डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल फेट, लाइफ, डाई और डिवाइडिंग। इसी की मदद से हम डिटरमाइन करते हैं कि सेल लाइव जिंदा है, मर गई या फिर डिवाइड हो रही है। हेल्प इन द न्यूरो ट्रांसमिशन में मदद करते हैं सेल कम्युनिकेशन। रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स के एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं। रेगुलेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करने में या फिर डेवलप करने में मदद करते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड द रिसेप्टर्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर द इनिशिएटर ऑफ द सेल सिग्नलिंग प्रोसेस। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो इनिशिएटर होते हैं सेल सिग्नलिंग प्रोसेस के लिए। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी सर्व एज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल सर्व किए मतलब होते हैं सेल सिग्नलिंग के लिए। एग्जाम्पल आर द प्रोटीन, लिपिड, एमिनो एसिड, मेटाबोलाइट्स, गैस एंड मैनी अदर। ये सब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के सिग्नलिंग के लिए होते हैं। मतलब ये सब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर जो कि सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। दी प्रोटीन डेट रिस्पॉन्ड टू दी लिगेंड्स आर कॉल्ड द रिसेप्टर। जो प्रोटीन लिगेंड्स को रिस्पॉन्स करती है बॉडी के अंदर उसको रिसेप्टर कहा जाता है। व्हेन ए लिगेंड बाइंड टू अ रिसेप्टर, जब भी कोई लिगेंड रिसेप्टर से बाइंड करता है तो रिसेप्टर कैन चेंज देयर कंफर्मेशन एंड ट्रांसमिट ए सिग्नल इनटू द सेल, जिसके कारण जो लिगेंड्स होते हैं वो अपनी कंफर्मेशन को चेंज करते हैं और सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं सेल के अंदर। ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल will bind to a cell only one type of signaling molecule। जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो बाइंड कर सकता है सेल के साथ केवल एक तरीका का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। दिस स्पेसिफिसिटी अकर बिकॉज द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैव अ यूनिक चार्ज। क्योंकि ये स्पेसिफिसिटी इसलिए होती है क्योंकि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है उनका यूनिक चार्ज होता है। शेप एंड साइज भी यूनिक होती है। हाइड्रोफोबिसिटी डेट ओनली परमिट्स देम टू बाइंड टू द स्पेसिफिक और कॉम्प्लीमेंट्री रीजन ऑन रिसेप्टर। हाइड्रोफोबिसिटी के कारण ही आपके साइड ये जो चार्ज होते हैं, यूनिक चार्ज होते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये बाइंड कर पाते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे और कॉम्प्लीमेंट्री रीजन के अंदर रिसेप्टर के अंदर। टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग, चार तरीके की सेल सिग्नलिंग होती है। लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग, शॉर्ट रेंज सिग्नलिंग, मतलब लॉन्ग रेंज में तो एंडोक्राइन आता है, शॉर्ट रेंज में पैराक्राइन आता है, सेल्फ एक्टिवेशन में ऑटोक्राइन आता है और डायरेक्ट एक्टिवेशन में कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट आल्सो कॉल्ड एज जक्स्ट्राक्राइन आता है इसके अंदर सिस्टम। पहला होता है एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग फ्रॉम द डिस्टेंट सेल टू द डिस्टेंस सेल आर कॉल्ड द एंडोक्राइन सिग्नलिंग। जो डिस्टेंस सेल से सिग्नलिंग होती है उसको ही एंडोक्राइन सिग्नलिंग कहा जाता है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल। ये जो सिग्नलिंग होती है एंडोक्राइन सेल से जनरेट होती है। इन द बॉडी मैनी एंडोक्राइन सेल्स आर लोकेट इन द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बॉडी के अंदर डिफरेंट एंडोक्राइन सेल लोकेट मतलब प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर।
These type of signaling usually produce a slower response but have a long lasting effect। जो ये आपकी एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है ये स्लोवर धीरे धीरे रिस्पॉन्स करती है पर इसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है बॉडी के अंदर। दी लिगेंड्स रिलीज इन दी एंडोक्राइन सिग्नलिंग आर कॉल्ड हार्मोन। जो लिगेंड्स रिलीज होते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर उनको ही हार्मोन कहा जाता है। और पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, पैराक्राइन जो सिग्नलिंग सेल सीक्रेट सिग्नल मॉलिक्यूल इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो सिग्नलिंग सेल होते हैं वो सीक्रेट करते हैं मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। और द सीक्रेट मॉलिक्यूल आर लोकल मेडिएटर। जो सीक्रेटेड मॉलिक्यूल होते हैं वो लोकल मेडिएटर होते हैं विच एक्ट ओनली ऑन द सेल इन द लोकल एनवायरनमेंट। जो कि सेल पे एक लोकल एनवायरनमेंट मतलब लोकल एनवायरनमेंट सिग्नलिंग पे ही काम करेगा। यानी कि द सीक्रेट मॉलिक्यूल जो सीक्रेट मॉलिक्यूल होते हैं वो पैराक्राइन सिग्नलिंग में वो लोकल मीडिएटर होते हैं और लोकल एनवायरनमेंट में ही काम करते हैं और दीज आर कॉल्ड पैराक्राइन सिग्नलिंग। यानी कि आसपास के सेल्स में ही काम करते हैं। साइनेप्टिक सिग्नलिंग में क्या होता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ पैराक्राइन सिग्नलिंग इन विच द नर्व सेल्स ट्रांसमिट द सिग्नल। ये एक पैराक्राइन सिग्नलिंग का एग्जांपल जिसके अंदर नर्व सेल सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नेम्ड फ्रॉम द साइनेप्सिस। और जो ये प्रोसेस का नाम आया है साइनेप्सिस से लिया गया है। द जंक्शन बिटवीन द टू नर्व सेल्स वर सिग्नल ट्रांसमिशन अकर। मतलब जो दो नर्व सेल के बीच में जंक्शन होता है इसी यहाँ से ही सिग्नल ट्रांसमिशन अकर होता है। व्हेन दी सेंडिंग न्यूरॉन फायर्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मूव रैपिडली थ्रू दी सेल्स एंड ट्रेवल डाउन द लॉन्ग फाइबर एक्सटेंशन कॉल्ड द एक्सोन्स। जो कि न्यूरॉन होता है वहाँ के अंदर, न्यूरॉन के अंदर जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है तो वो बहुत तेजी से ट्रेवल करती है न्यूरॉन से के अंदर और एक्सोन तक बहुत तेजी से पहुंचती है। व्हेन द इंपल्स रीचेस टू द साइनेप्स, जब भी कोई इंपल्स साइनेप्स दो न्यूरॉन के गैप तक पहुंचती है, इट ट्रिगर टू रिलीज अ लिगेंड्स। वो तभी लिगेंड्स को रिलीज करती है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। दो न्यूरॉन्स के अंदर जब गैप प्रेजेंट होता है उसको साइनेप्स कहा जाता है। और जिस साइनेप्स में जो चीज़ ट्रांसमिट करने के लिए सिग्नल को वो रिलीज होती है न्यूरॉन्स के द्वारा उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। विच क्विकली क्लोज द स्मॉल गैप बिटवीन द नर्व सेल। जो कि जो नर्व सेल के बीच का स्मॉल गैप है उसको जल्दी से क्लोज कर देती है। व्हेन द न्यूरोट्रांसमीटर अराइव एट टू रिसीव द सेल्स दे बाइंड टू द रिसेप्टर। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं और द केमिकल चेंज होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर और जिससे कि आपका सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग और जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग किसे कहा जाता है। इन द कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग मस्ट फिजिकल इंटैक्ट टू द इनिशिएटिंग सेल सिग्नलिंग। मतलब जो आपका पहला सेल है जो रिलीज कर रहा है सिग्नल को और जो फाइनल सेल है जहां तक सिग्नल पहुंचाना है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए तभी आपकी कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग हो पाएगी। इट कैन बी थ्रो गैप जंक्शन और थ्रो द इंटरेक्शन ऑफ द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या तो वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से ट्रेवल होगा सिग्नल या फिर गैप जंक्शन से ट्रेवल होगा। इन दिस केस द सिग्नल मॉलिक्यूल लिगेंड इज जनरली बाउंड टू द मेम्ब्रेन। इस केस में लिगेंड मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से बाउंड करते हैं किसी एक सेल की, so that they need to come in direct contact with the receptor on the target cell to deliver the signal। ताकि वो टारगेट सेल के रिसेप्टर के कांटेक्ट में आ सके सिग्नल को डिलीवर करने के लिए। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर के सिग्नलिंग पाथवे कैसे एक्टिवेट होता है, जो कि बाहर मतलब बाहर के मॉलिक्यूल की मदद से सेल का अंदर का इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग कैसे एक्टिवेट होता है वो पढ़ेंगे अब हम। दीज कम्युनिकेशन मैकेनिज्म डिपेंड हैवीली ऑन द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जो सेल के अंदर का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर के मॉलिक्यूल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। विच आर प्रोड्यूस बाय द सेल टू सिग्नल टू देयर नेबर और टू द सेल फर्दर वे। जो कि बाहर के मॉलिक्यूल में जो सिग्नल प्रोड्यूस किए जाते हैं वो भी सेल के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो आसपास की सेल से फर्दर कॉन्टैक्ट कर सके। दीज प्रोटीन इंक्लूड सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन। इन सिग्नलिंग में सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग में। विच बाइंड द सिग्नल मॉलिक्यूल, जो कि सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाती है। पल्स आर वेरीली ऑफ द इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में मतलब अलग अलग पल्स की प्रोटीन डेट डिस्ट्रीब्यूट द सिग्नल टू अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेल। अलग अलग पल्स जनरेट होती है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के अंदर जो कि सेल के अलग अलग पार्ट तक, सेल के अलग अलग कोने तक सिग्नल को ट्रैवल करने में मदद करती है। यानी कि छोटी छोटी इम्पल्स पल्स क्रिएट होती है सेल के अंदर जो कि सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज्म में कम्युनिकेशन में मदद करती है।
The intracellular signaling protein are kinase, phosphatase, GTP binding protein and many other protein which दे इंटरेक्ट। जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन होती है उसके एग्जांपल बता रखे हैं यहाँ पे, काइनेज, फोस्फेटेज, जी टीपी बाइंडिंग प्रोटीन, ये सब कुछ इसके इंटरेक्शन में हेल्प करती है। एट द एंड ऑफ एन ईच इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे आर targeted protein which are altered when the pathway is activated and change the behavior of the cell। जब भी कोई इंटरसेलुलर सिग्नलिंग पाथवे होता है उसके अंदर एक टारगेट प्रोटीन होती है which are altered the pathway is active and change the behavior of the cell। देखो कि जब भी कोई इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगी तो एक सिग्नल ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब सिग्नल भेजना पड़ेगा जनरेटर से आपके टारगेट सेल तक, और जिस पाथवे को वो आपका जनरेटर मॉलिक्यूल ट्रेवल करेगा, आपका लिगेंड ट्रेवल करेगा, उस पाथवे के कारण आपका सेल उसके बिहेवियर में चेंज होंगे, वो एक्टिव हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द सिग्नलिंग इफेक्ट दीज टारगेट protein can be gene regulatory protein, ion channel protein or component metabolic pathway, part of the cytoskeleton etc। देखो साइटोस्केलेटन तो क्या होता है, सेल का स्केलेटल सिस्टम, सेल के अंदर जो आपके स्केलेटल सिस्टम कह सकते हैं, सेल का स्केलेटल सिस्टम होता है ना, जो सेल के अंदर आपकी ये प्रेजेंट होती है, ये सेल का मतलब सेल के अंदर ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, छोटे छोटे, जो कि सेल की शेप को मेंटेन करके रखते हैं। जो इसमें क्या बता रखा है, डिपेंडिंग ऑन द सिग्नलिंग इफेक्ट, जो सिग्नलिंग इफेक्ट डिपेंड किस पे करता है, टारगेट प्रोटीन पे, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन पे, आयन चैनल्स पे, इन सब पे डिपेंड करता है, मेटाबॉलिक पाथवे पे। और जो आपका साइटोस्केलेटन सेल के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम होता है सेल का, वो उस पे भी सब पे डिपेंड करता है ये सारा पाथवे। लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी सिस्टम के बारे में उसके लेवल्स को पढ़ेंगे हम। पॉइंट्स टू बी कवर इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉडी सिस्टम, फिर बेसिक लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम, बॉडी सिस्टम के की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और उसके लेवल्स। लेवल्स ऑफ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या लेवल्स होते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के। दी वाइटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कंट्रोल एंड मेंटेन बाय द डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी के वाइटल प्रोसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कंट्रोल और मेंटेन किए जाते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। These level of structural organization show an increase in the structural complexity and function। जो ये अलग अलग लेवल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी और बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करती है। देयर आर 6 फंडामेंटल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 6 फंडामेंटल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं। पहला केमिकल लेवल होता है, दूसरा सेलुलर लेवल होता है, तीसरा देखो केमिकल से बनेंगे सेल, सेल से बनेंगे टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा सिस्टम, सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म। पहला होगा केमिकल लेवल, दूसरा होगा सेलुलर लेवल, तीसरा होगा टिश्यू लेवल, चौथा होगा ऑर्गन लेवल, पांचवा होगा सिस्टम लेवल, छठा होगा ऑर्गेनिज्मिक लेवल। फर्स्ट केमिकल लेवल, केमिकल लेवल में क्या होता है, इट इज द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो केमिकल लेवल होता है ये हमारा मोस्ट बेसिक लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इट इंक्लूड एटम एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर दैट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं और स्मॉलेस्ट यूनिट सेल की पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शंस के अंदर, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर की वो पार्टिसिपेट करती है केमिकल रिएक्शन के अंदर। टू और मोर एटम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दो या वो तो सबको ही पता है, दो या दो से ज्यादा आपके एटम मिलके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। सर्टेन एटम लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ। ये सभी एलिमेंट मतलब एटम ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। अब दूसरा पढ़ेंगे सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में। The cell constitutes the most basic structural and functional unit of human body। जो सेल होता है वो बहुत बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ह्यूमन बॉडी की। डिफरेंट मोलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल, अलग अलग मोलिक्यूल एक साथ इकट्ठे होकर सेल को बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी कंटेन
मसल सेल, नर्व सेल, एपिथेलियल सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? मसल सेल प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं और नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं। ईच सेल वेरीज ग्रेटली इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर एक सेल अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैरी करता है। ईच टाइप ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, क्योंकि हर एक सेल का अलग अलग स्पेसिफिक टास्क होता है, इसीलिए हर एक सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होता है। तीसरा पढ़ेंगे टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। जो टिश्यू होता है वो सेल का ग्रुप होता है जो एक साथ इकट्ठा होकर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। टिश्यू। ह्यूमन बॉडी कंटेन 4 बेसिक टाइप ऑफ सेल। ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 बेसिक टाइप होते हैं सेल के। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। 4 बेसिक टाइप होते हैं सेल के। चौथा है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल के अंदर क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। अलग अलग तरीके के टिश्यू एक साथ इकट्ठे होकर ऑर्गन का फॉर्म करेंगे। ऑर्गन आर कंपोज ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड रिकॉग्नाइजेबल शेप। ऑर्गन कंपोज होता है, मतलब ऑर्गन क्या क्या करता है? 2 या 2 से ज्यादा टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है और उसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और रिकॉग्नाइजेबल शेप होती है ऑर्गन की। ईच ऑर्गन, मतलब सॉरी, एग्जाम्पल बता रहा है ऑर्गन के। ऑर्गन के एग्जाम्पल है स्किन, स्टमक, बोन्स, हार्ट, लीवर, लंग्स, ब्रेन। ये सभी आपका ऑर्गन का एग्जाम्पल बता रखे हैं। सिस्टम लेवल। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिस्टम। जो ऑर्गन्स का ग्रुप होता है वो एक साथ इकट्ठा होकर सिस्टम को फॉर्म कर देता है। बॉडी सिस्टम को फॉर्म कर देता है। दी organs of the system work together to perform a major physiological function of body। एक सिस्टम के ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वो बॉडी की बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कर सके। द ह्यूमन बॉडी comprises of the 11 organ systems such as integumentary system, skeletal system, lymphatic system, डाइजेस्टिव सिस्टम। बॉडी 11 ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई होती है। उनके वो कुछ इस प्रकार है: डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल का अलग अलग होता है और स्पेसिफिशियल वो सॉरी स्पेशल सेंसरी ऑर्गन का सिस्टम होता है वो अलग। छठा है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हाईएस्ट लेवल होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन टुगेदर कंस्टिट्यूट द टोटल ऑर्गेनिज्म दैट इज द ह्यूमन बॉडी। जितने भी पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के एक साथ फंक्शन टुगेदर करके टोटल ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली परफॉर्मिंग द वाइटल फंक्शन नेसेसरी फॉर द लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैपेबल होता है इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने के लिए वाइटल फंक्शन जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी होती है। अब पढ़ेंगे बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स आर कंटिग्यूअस लिविंग सिस्टम। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कॉन्टिग्यूअस लिविंग सिस्टम होता है। द डिफरेंट सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। ह्यूमन बॉडी में जितने भी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। दे डू कैन नॉट बी फंक्शन सेपरेटली। ये कोई भी सिस्टम सेपरेटली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। एन ऑर्गन system is composed of group of the structure that work together to form a कॉमन टास्क और स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं ये एक साथ मिलकर कॉमन टास्क और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब आएगा नर्वस सिस्टम। ऑर्गन नर्वस सिस्टम का क्या क्या ऑर्गन होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल, ये सब के कुछ नर्वस सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। फंक्शन क्या होता है नर्वस सिस्टम का? इट कोऑर्डिनेट voluntary and involuntary action and transmit the signal between the different part of the its body। देखो नर्वस सिस्टम के कारण वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन ट्रांसमिट होते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर बॉडी के। इट मेंटेन होम्योस्टेसिस। ये बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ऑर्गन क्या क्या होते हैं? ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होती है। यहाँ पे फंक्शन क्या होता है इसका? हार्ट को पंप करना थ्रू दी ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द सेल एंड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल। जो हमारा ब्लड है वो कैरी करेगा ऑक्सीजन को सेल सेल तक और न्यूट्रिएंट्स को भी सेल तक कैरी करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को अवे सेल से दूर कैरी करेगा। हेल्प्स टू रेगुलेट द
एसिड बेस बैलेंस, टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है बॉडी के, एंड वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है। ब्लड कंपोनेंट्स हेल्प टू डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज। जो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग डिजीज से हमें डिफेंड करने में मदद करते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट बायोकेमिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फॉर मेटाबॉलिज्म। जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है बायोकेमिकल रिक्वायरमेंट्स को मेटाबॉलिज्म के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अब हम। इसका क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? माउथ होता है, फायनेक्स होता है, ओइसोफेगस होता है, स्टमक होता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन होती है, एनस होता है, एसेसरी ऑर्गन होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड होती है, और गॉल ब्लैडर होता है, पैनक्रियाज। ये सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, एलिमिनेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करना बॉडी से। यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे अब हम। यूरिनरी सिस्टम में क्या आएगा? किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस। ये सब कुछ आपका यूरिनरी सिस्टम के अंदर आता है। फंक्शन क्या होता है यूरिनरी सिस्टम का? प्रोड्यूस स्टोर्स एंड एलिमिनेट द यूरिन। जो भी हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है उसको स्टोर करना और बॉडी से एलिमिनेट करना। एलिमिनेट वेस्ट एंड रेगुलेट द वॉल्यूम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट करना और बॉडी के अंदर वॉल्यूम को, केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करके रखना ब्लड की। हेल्प टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। अलग अलग बॉडी फ्लूइड के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखना। मेंटेन द मिनरल बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के मिनरल बैलेंस को मेंटेन करके रखना। रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? ऑर्गन्स क्या प्रेजेंट होते हैं? नोज, लंग्स, फायनिक्स, लायनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसकी फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड टू द एक्सहेल्ड एयर। ये ऑक्सीजन को इनहेल्ड एयर से ब्लड के अंदर ट्रेवल कराते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से आपकी बॉडी से बाहर एक्सहेल कराते हैं। हेल्प टू रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। फ्लूइड्स के एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द साउंड बाय द वोकल कॉर्ड। इसकी मदद से ही हम, इस सिस्टम की मदद से ही, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी मदद से ही हम साउंड को बॉडी से प्रोड्यूस कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे अब हम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन होते हैं? लिम्फ्स, लिम्फ वेसल, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स एंड द टॉन्सिल, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है इसके अंदर। फंक्शन क्या होता है? रिटर्न प्रोटीन एंड फ्लूइड टू द ब्लड। जो ये इसका फंक्शन होता है फ्लूइड के, मतलब प्रोटीन और फ्लूइड को ब्लड तक वापस पहुंचाना। कैरीज लिपिड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू द ब्लड। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लिपिड कैरी करके ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देता है। लिम्फेटिक सेल प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से ये हमें बचाते हैं लिम्फेटिक सेल्स। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे अब। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है ऑर्गन? पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवेरीज, टेस्टिस। ये जितनी भी ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर, सब कुछ इसके अंदर कवर होती है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट द बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हार्मोन। ये बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है हार्मोन को रिलीज करके। हार्मोन अफेक्ट द स्पेसिफिक टारगेट सेल एंड अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म। जो हार्मोन होता है वो स्पेसिफिक टारगेट सेल को अफेक्ट करता है और उनके मेटाबॉलिज्म को। हार्मोन हैव रिलेटिवली लॉन्गर इफेक्ट ऑन द टारगेट सेल। जो हार्मोन होता है उसका रिलेटिवली ज्यादा इफेक्ट होता है टारगेट सेल पे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अब हम। ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन होता है? टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, डक्टस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस इसको कहा जाता है। वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस भी कहा जाता है इसको, और पेनिस। ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। फंक्शन होता है इसका प्रोड्यूसेस रिलीजेस सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना, रिलीज करना। प्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म को प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना। डिस्चार्ज द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म को डिस्चार्ज करना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अब हम। ऑर्गन क्या क्या होते हैं इसके अंदर? ओवेरीज, यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन। फंक्शन होता है इसका प्रोड्यूस ओवल नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। ओवा को प्रोड्यूस करना जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी है। ट्रांसपोर्ट ओवा टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओवा को ट्रांसपोर्ट करना फर्टिलाइजेशन के साइट तक। एनेबल स्पर्म टू एंटर द बॉडी। और स्पर्म को एंटर मतलब अनेबल करना ताकि वो बॉडी के अंदर एंटर कर सके। प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो। और
ये बॉडी के अंदर फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि एम्ब्रियो डेवलप हो सके। सिस्टम मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे अब हम। मस्कुलर सिस्टम में आता है ऑर्गन, स्केलेटल मसल्स और टेंडन्स, ये सब दोनों मसल्स आती है इसके अंदर। फंक्शन क्या होता है? प्रोड्यूसेस बॉडी मूवमेंट सच एज द वॉकिंग एंड रनिंग, ये बॉडी मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे कि वॉकिंग और रनिंग। स्टेबलाइज बॉडी पोस्चर को स्टेबलाइज करने में मदद करना है। जनरेशन ऑफ हीट, बॉडी के अंदर हीट को जनरेट करने में मदद करता है। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या आता है? ऑर्गन्स होते हैं इसके अंदर, स्किन, हेयर, नेल्स, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड ये प्रेजेंट होती है। फंक्शन होता है प्रोटेक्ट अंडरलाइनिंग टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। प्रिवेंट लॉस ऑफ द बॉडी फ्लूइड को प्रिवेंट करता है, बॉडी फ्लूइड के लॉस को। मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। सिक्रीशन ऑफ द सब्सटेंस सच एज द साल्ट, वाटर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को सिक्रीट करता है बॉडी के अंदर। अब आएगा आपका स्पेशल सेंस ऑर्गन। स्पेशल सेंस ऑर्गन में आएगा आई, ईयर, नोज, टंग, आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज, ये सब कुछ इसके अंदर आते हैं। डिटेक्शन चेंज इन दी बॉडी, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज को पकड़ते हैं ये। विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच, सेंसेशन सब में मदद करते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेस ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके नोट्स है आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हर बार बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि आपको नोट्स में कोई कमी नहीं लगेगी, और आपको मोर देन इनफ है जीपैट के हिसाब से भी और आपके फार्मेसी के हिसाब से भी। इतना पढ़ लोगे तो ही बहुत ज़्यादा है ये चीज़।